अच्छा देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता होगा, सिर्फ इतना याद रखो, 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ठीक हो गया। अगला है देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो बहुत साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपको बताया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 में महामंदी के दौरान हुई, जॉर्ज मेनार्ड किन्सी के विचारों से प्रेरित है। ठीक हो गया। अच्छा, नीली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? नीली अर्थव्यवस्था में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो समुद्री पर्यावरण से संबंधित है, जैसे मछली पालन, समुद्री परिवहन, पर्यटन, एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट आदि। ठीक है। गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्थायी कर्मचारियों की बजाय फ्रीलांसर अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, जिन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन फर्म, फ्रीलांसर, ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटिंग इत्यादि। ठीक हो गया। तो अगला है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है? आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में यदि सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, यह माना जाएगा कि उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि हो रही है। याद रखना, आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से, एक समय के अंतर्गत। हो गया। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, सकल घरेलू उत्पाद हो गया और प्रति व्यक्ति आय, इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो हम मानेंगे कि उस अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है। और आर्थिक विकास क्या है? ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अच्छे से समझना पड़ेगा। आर्थिक विकास यह है कि यह क्या कहते हैं, यह आर्थिक संवृद्धि की तुलना में एक बृहत्तर संकल्पना है। ठीक है। इसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ साथ संरचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होना अनिवार्य है। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तभी स्वीकार किया जाएगा जब लोगों की आय के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन हो। ठीक हो गया। अगला है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। किसके? उसमें अधिकारिता और क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। अधिकारिता पॉइंट याद रखना और क्षमता के विस्तार के रूप में। ठीक है। जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता से है। ठीक है। वहीं महबूब उल हक पाकिस्तान के, उन्होंने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। तो आपसे पूछेगा, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया था? महबूब उल हक ने। ठीक हो गया। और अधिकारिता और क्षमता के विस्तार पर के रूप में किसने किया था, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण आत्म सम्मान से है, वो किया था हमारा अमर्त्य सेन ने। ठीक है। अच्छा, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर अगर पूछा जाएगा तो आर्थिक आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश के प्रति व्यक्ति उत्पादन में एक निश्चित समयावधि में हुई वृद्धि से है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? देश के प्रति व्यक्ति उत्पादन में एक निश्चित समयावधि में हुई वृद्धि से है। जबकि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्या परिवर्तन हो गया। ठीक है। जहाँ आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है, वहाँ आर्थिक विकास का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संरचना व्यवस्था में और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। ठीक है। देखो, आर्थिक समृद्धि का अर्थ मैंने बताया आपको कि देश के प्रतिदिन उत्पादन में एक निश्चित समयावधि में हुई वृद्धि से है आर्थिक समृद्धि का मतलब। जबकि आर्थिक विकास में क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था के सामाजिक व आर्थिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक हो गया। फिर बता रहा हूँ, देखो, आर्थिक समृद्धि का अर्थ ये है देश के प्रति व्यक्ति उत्पादन में, जो प्रति व्यक्ति उत्पादन में निश्चित समय के अंतर्गत हुई वृद्धि से है आर्थिक समृद्धि का। और आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ यह भी देखा जाता है, इसके साथ साथ यहाँ भी उत्पादन देखा जा रहा है, यहाँ भी, लेकिन आर्थिक विकास में यह भी देखा जाता है कि ऊपर तो आर्थिक समृद्धि में सिर्फ वृद्धि देखी जाती है एक निश्चित समय की उसमें। ठीक है। और यहाँ पर भी उत्पादन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुए, जो समाज का जो है और जो ढांचा है, आर्थिक जो ढांचा है, उसमें क्या परिवर्तन हुए, उसको आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है। जहाँ आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि से है। देखो, आर्थिक समृद्धि मतलब सिर्फ उत्पादन की में वृद्धि हो गया एक समयावधि में, और आर्थिक विकास का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ उत्पादन की जो तकनीकी है और जो संरचना व्यवस्था है और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। तो याद रखना, आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है, वहाँ आर्थिक विकास का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संरचना व्यवस्था में और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि के मापक क्या होते हैं? देखो, वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम, मुद्रा के रूप में व्यक्त आय, जैसे 1,000 रुपये मौद्रिक आय है, पर जब हम उसे उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त करें तो उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो आर्थिक समृद्धि के मापक क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय है एक तो मापक, मुद्रा के रूप में व्यक्त आय, जैसे 1,000 रुपये मौद्रिक आय है। ठीक हो गया। पर जब हम उसे उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त करें, ठीक है, तो उसे हम वास्तविक आय कहने लगते हैं। और साधन लागत पर व्यय व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतया आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक हो गया। आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ठीक है। अगला है, देखो, 1991 से वर्तमान परिप्रेक्ष्य एक आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एक नई औद्योगिक या आर्थिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया। इस आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। ठीक है। इस औद्योगिक नीति का प्रारूप या मॉडल राव मनमोहन मॉडल भी कहलाता है। ठीक है। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीक्यू, लाइसेंसिंग परमिट क्वेटा के स्थान पर एलपीजी, लिबरेशन प्राइवेटेशन ग्लोबलाइजेशन नीति अपनाई। मतलब एलपीक्यू के स्थान पर क्या अपनाया? एलपीजी अपनाया। ठीक है। अच्छा, नई आर्थिक नीति की अवधारणा क्या थी? मतलब क्यों लानी पड़ी? खाड़ी में का युद्ध था इसका वजह, राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि हो गई और विदेशी विनिमय भंडार में कमी आ गई। ठीक है। और ऋण की स्थिति में ये हो गया कि विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश को $7 बिलियन का ऋण संकट का सामना करने के लिए दिया। ठीक हो गया। साथ ही इस ऋण के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें भी लगा ली, जैसे सरकार बोला उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, ये चीज़ें। ठीक हो गया। और भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। और नई आर्थिक नीति का 1991 में आई। ठीक है। नई आर्थिक नीति के प्रावधान क्या थे हमारे? उद्योगों से लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को खत्म समाप्त करना। नई औद्योगिक नीति से पहले कुल 18 उद्योग ऐसे थे जिनमें लाइसेंसिंग की अनिवार्यता होनी जरूरी थी, और इस नीति के बाद वर्तमान में सिर्फ 5 उद्योग ऐसे हैं जहाँ लाइसेंसिंग की अनिवार्यता
को रखा गया है। जैसे आप खतरनाक रसायन उद्योग बनाओगे वहाँ लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। सुरक्षा से संबंधित वायु, जल, विमान, आकाश अर्थात रक्षा से संबंधित उद्योग में दिखाना पड़ेगा लाइसेंस। एल्कोहल उद्योग, सिगरेट, तंबाकू से संबंधित उद्योग में लाइसेंस। मादक पदार्थों से संबंधित उद्योग, अफीम, गांजा में लाइसेंस। विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से संबंधित उद्योग। ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कमी। वर्ष 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उद्योग ऐसे थे जहाँ लाइसेंस की अनिवार्यता थी, जिसे नई आती नीति 1991 में घटाकर पहले तो 8 कर दी गई, लास्ट में 3 कर दी गई। ठीक हो गया। अब देखो, वर्तमान में तो 2 ही उद्योग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। नंबर 1 परमाणु ऊर्जा उत्पादन और अनुसंधान। नंबर 2 परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम और थोरियम का खनन। ठीक है। अच्छा, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP एक्ट दिसंबर 1969 को पारित हुआ तथा जून 1970 से क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के स्थान पर वर्ष 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन किया गया। ठीक है। और MRTP एक्ट 1969 के तहत किसी भी उद्योग या उपक्रम की स्थापना, विस्तार, विलयन हेतु भारत की अनुमति की आवश्यकता होती थी। MRTP एक्ट 1969 के तहत। और ऐसे उद्योग जिनकी नेटवर्क 100 करोड़ से अधिक होती थी ना, उसे सार्वजनिक क्षेत्र में मिला लिया जाता था। ठीक है। और अब प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 के आने के बाद अब किसी भी उपक्रम की स्थापना, विस्तार और विलयन से संबंधित प्रावधानों के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगला देखो, लघु उद्योगों के लिए अलग से नीति बनाई गई। नई औद्योगिक नीति के तहत अलग से अब तक एक लघु उद्योग के लिए नीति बनाई गई है, जो 6 अगस्त 1991 को बनाई गई। ठीक हो गया। एक लघु उद्योग के लिए नीति बनाई गई है 6 अगस्त 1991 को। ठीक हो गया अब तक। ठीक है। अच्छा, कंपनी अधिनियम 2013 को लाया गया। अच्छा, इसके तहत क्या होता था, 1956 के स्थान पर 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। पहले क्या था, कंपनी अधिनियम 1956 था, इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह किया है कि एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है। ठीक है। और फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया गया। और विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पहले से चल रहे फेरा 1973 को समाप्त करके फेमा 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। ठीक है। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 है। ठीक है। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है। एक 1973, 1999। फेमा अधिनियम पूर्ण रूप से 2002 में लागू हुआ। ठीक है। अब है हमारा निजीकरण। ठीक है। निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक हो गया। अगला देखो, आप सिर्फ ये देखो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अंतर्गत जैसे 3 है हमारी। ठीक है। भारतरत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक हो गया। अच्छा, महारत्न कंपनी के मानदंड कभी पूछ लिए तो देखो, इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नंबर 1, सेबी नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी होना चाहिए। ये ठीक हो गया, मतलब इसका एक शेयर होना चाहिए। और पिछले 3 वर्ष के दौरान लगभग सालाना औसत टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। और पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। ठीक है। भारत में ऐसी महारत्न कंपनियां 14 है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL 1952, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल 1954, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC 1956, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1959, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 1959 और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल 1964। अगला है IRC लिमिटेड REC 1969, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL 1974, कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975 और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC 1975, गेल इंडिया लिमिटेड GIL 1984, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC 1986 और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL 1989, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 1940। ठीक है। अगला देखो, अब वैश्वीकरण। देखो, वैश्वीकरण शब्द जो है ये किसने दिया था, ये दिया था वैश्वीकरण शब्द हमारा थियोडोर लेविट ने। इंपोर्टेंट है, थियोडोर लेविट ने ये दिया था। वैश्वीकरण के जनक पीटर सदरलैंड ने। विश्वग्राम शब्द मार्शल मैक्लुहान ने दिया था। और भारत में वैश्वीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कर सुधार हेतु चिलैया समिति 1991 में राजा चिलैया की अध्यक्षता में गठन की गई थी। ठीक है। और बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हन समिति 1991 में SLR की दर 38% से घटाकर 25% करने की सिफारिश की थी नरसिम्हन समिति ने। ठीक है। जो SLR की दर 38 थी तो 25 करने की सिफारिश करी। ठीक है। और CRR की दरों को 15 से घटाकर 8% किया जाए, ये कहा था इसमें। ठीक है। और NPA अर्थात गैर निष्पादन परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है, को कम करने की सिफारिश की थी। और बेसल नियमों को लागू करने की भी सिफारिश की थी। बेसल नियम को लागू करने की भी सिफारिश की थी। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है बैंकिंग सुधारों हेतु नरसिम्हन समिति शेकिन 1998 में आई बैंक विलय की प्रक्रिया पर इस पर जोर दिया गया। ठीक है। वर्ष 1991 में रुपये का अवमूल्यन 2 बार हुआ। याद रखना, कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। ठीक हो गया। अगला है हमारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा। देखो, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक बात है। राष्ट्रीय आय में एक देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में या इसके बाहर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त की गई आय को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, पीहू के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश या समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है। ठीक है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश में उत्पादित उन वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य जो एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती है। ठीक हो गया। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1876 में दादा भाई नेहरू जी द्वारा 1868 के लिए की गई थी। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने प्रतिव्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताई। फिडले सिराज द्वारा वर्षों 1911-1912 में प्रतिव्यक्ति आय 49 रुपये बताई। और VKRV राव द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक आय पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-1932 में की गई। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति अगस्त 1949 जिसकी अध्यक्ष थी PC महालनोबिस, पहली रिपोर्ट वर्ष 1951 में। ठीक हो गया।
और राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में की जाती है, पिछले वर्ष का उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, पिछले वर्ष का स्टॉक राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, पेंशन वजीफा भत्ता आदि हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय में देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। ठीक हो गया। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। देखो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ 2 मई 1951 में बना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम रिपोर्ट इसने 1956 में दी थी और 23 मई 2019 को सीएसओ, यही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, एनएसओ करता है। अब एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के अधीन कार्यरत है। ठीक है, मॉस्पी के अधीन कार्य करता है। अच्छा, आधार वर्ष, स्थिर वर्ष, बेस ईयर। आधार वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिनकी कीमतों को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2004-5 को बदल करके 2011 बार कर दिया गया और अभी अब ईयर बार को बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। ठीक हो गया। आधार वर्ष से संबंधित निर्णय एनएसओ द्वारा लिए जाते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो है, जो अभी जो है 2011 बार को भी बदल दिया है, अब क्या कर लिया है 2022-23 कर लिया है। ठीक है। अच्छा, पुराने 2011 बार और नए आधार वर्ष 2022-23 में अंतर क्या है? देखो मॉस्पी ने जो है हाल ही में देश की बदलती आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए आधार वर्ष को क्या है बदला है। ठीक है, किसने बदला है? मॉस्पी ने बदला है। ठीक हो गया। और डेटा स्रोत में सुधार है, नई श्रृंखला में आधुनिक डेटा, जैसे जीएसटी हो गया, पोर्टल हो गया, और एक पीएफएमएस होता है, पीएफएमएस, और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसे हम पीएलएफएस कहते हैं, पीएलएफएस को शामिल किया गया। आर्थिक वास्तविकता, पुराना आधार वर्ष 2011 बार जो था उसमें जो है हमारी डिजिटल क्रांति, ई कॉमर्स, कोविड के बाद आए बड़े बदलाव को नहीं माप पा रहा था। ठीक हो गया। और अर्थव्यवस्था के प्रकार में अगर हम संशोधन की बात करें तो नए आधार वर्ष के लागू होने से नॉमिनल है, नॉमिनल जीडीपी के आकार में करीब 3 से 4% का तकनीकी सुधार संशोधन हुआ है। ठीक हो गया। तो इसलिए हटाया उसे क्योंकि डिजिटल क्रांति, ई कॉमर्स और कोविड के बाद आए बड़े बदलाव को नहीं माप पा रहा था। ठीक है। अच्छा, हमें पता है भारत में जो प्रति आय है, ठीक है, देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके हमें पता है प्रति शुद्ध राष्ट्रीय आय निकली जाती है। ठीक है। और अभी अगर जो आंकड़ा मिल रहा है हमें, ठीक हो गया, जो वैश्विक मानक है SNA 2025 के अनुसार की मैं बात करूं तो भारत की नॉमिनल प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $2,813 और क्रय शक्ति क्षमता, जिसको पीपीपी बोलते हैं, उसके आधार पर करीब $12,801 अनुमानित है। ठीक हो गया। और जो है अब है, देखो राष्ट्रीय आय के मापन हेतु विधियाँ। देखो राष्ट्रीय आय को आप किस तरीके से माप सकते हैं, इसके लिए 3 विधियाँ होती हैं। एक तो उत्पादन विधि होती है, एक आय विधि होती है, एक व्यय विधि होती है। ठीक हो गया। और तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय का मान समान ही निकलेगा। ठीक है, समान ही रहेगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय आय माइनस कुल राष्ट्रीय व्यय। ठीक है। अच्छा, उत्पादन विधि जो हो गया, आप शॉर्ट में समझें, जब इसके तहत सभी क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा द्वारा उत्पादन के हर चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक हो गया, उत्पादन मूल्य वर्धित विधि में। ठीक है। और आय विधि में क्या है, इसके उत्पादन के कारकों जैसे श्रम के लिए मजदूरी, भूमि के लिए किराया, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी का लाभ से होने वाली कुल कमाई को जोड़ा जाता है। और तीसरा क्या है, व्यय विधि। इसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल खर्च, निजी उपभोग, सरकारी खर्च, व्यावसायिक निवेश और शुद्ध निर्यात का योग निकाला जाता है। ठीक है। तो मैंने बता दिया 3 विधियां हैं जीडीपी गणना की। उत्पादन विधि हो गई, आय विधि हो गई, और कौन सी विधि हो गई, व्यय विधि हो गई। उत्पादन विधि में क्या होता है, कृषि, उद्योग, सेवा द्वारा उत्पादन के हर चरण को जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है। आय विधि में क्या होता है, इसमें क्या है, श्रम के लिए मजदूरी, भूमि के लिए किराया, पूंजी के लिए ब्याज, उद्यमियों का लाभ। ठीक हो गया। और उससे होने वाली कुल कमाई को जोड़ा जाता है। ठीक है। आय विधि से, व्यय विधि से क्या होगा भैया, व्यय मतलब इसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल खर्च, जैसे निजी उपभोग में आप खर्च कर रहे हैं, सरकारी खर्च, व्यावसायिक निवेश और शुद्ध निर्यात का योग निकाला जाता है इसमें। ठीक है। अगला है हमारा जीडीपी। देखो राष्ट्रीय आय की अवधारणा की मैं बात करूँ तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी। अच्छा, जीडीपी में, अच्छा, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। ठीक है। जीडीपी में हमें पता है निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं: स्थलीय भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील की दूरी, याद रख लेना, और घरेलू जलयान तथा वायुयान का उत्पादन, विदेशों में स्थित दूतावास, अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह। ठीक है। और जीडीपी बराबर क्या होता है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं का मूल्य। ठीक है। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का तात्पर्य वित्तीय वर्ष की अवधि में एक वर्ष के सामान्य निवासी द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं के सकल मूल्य से। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने जीएनपी निकालनी है, देखो, अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी याद कर सकते हैं। ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद याद कर सकते हैं। जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। तब जाके जीएनपी जीडीपी प्लस एनएफआईए होता है। ठीक है। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक हो गया। जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक हो गया। और यदि एनएफआईए नेगेटिव होता है तो जीएनपी जीडीपी की तुलना में क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और जब बंद अर्थव्यवस्था, मतलब क्या कहते हैं, जो बंद अर्थव्यवस्था में हमें बताया कि एक्स और माइनस बराबर 0। ठीक हो गया। एक्स क्या होते हैं, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, और एम मतलब क्या होता है, विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय। आप ऐसे भी लग सकते हैं, जीएनपी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जीडीपी में प्लस करके आप एक्स माइनस एम कर लो। एक्स मतलब कौन आ गया, देशों के नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, एम और इसमें से घटा दो विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय, इतना घटा दो। ठीक हो गया।
और या तो आप जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए कर दो, ठीक है। जीएनपी जीडीपी जीडीपी एनएफआईए का मतलब क्या हो गया, मतलब कि जीएनपी जीडीपी की तुलना से कम होगा अगर एनएफआई नेगेटिव होगा तो, और एनएफआई का मतलब क्या हो गया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। इन दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी निकालना है, तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से मूल हाफ की राशि घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक हो गया। और अगला देखेंगे हम प्रति व्यक्ति आय, मैंने बता दिया था प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय मैंने बता दी, जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत जिसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है हमारा अब भारत में नियोजन। देखो स्वतंत्रता से पूर्व 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी थी। यह नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है। और 1938 में भी जब कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में भी भारत के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक विकास समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1944 में भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के श्रीमन्नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से योजना बनाई 1944 में। 1944 में ही मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने 15 सूत्री योजना बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। 1946 में एम एन राय द्वारा जनवादी योजना का निर्माण किया गया। 1986 में केसी नियोगी समिति द्वारा एक स्वायत्त निकाय की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात जनवरी 1950 में जीपी नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत संघ से प्रभावित होकर अपनाई गई, ठीक है। अगला है योजना आयोग। 15 मार्च 1950 में किसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष हमारे मोंटेक अहलूवालिया। वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्रीय मंत्रियों को अस्थायी सदस्यता दी जाती थी। आयोग के साथ पूर्णकालिक सदस्य होते थे जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग द्वारा 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई। 1966-69 में योजना अवकाश रहा। 68 से 80 में अनुवर्त योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। 90 में योजना विहीन काल रहा। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसकी प्रकृति गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक हो गया। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक हो गया। और इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी, ठीक है। कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं पर सहमति प्रदान करना है, ठीक है। अब है अगला हमारा पंचवर्षीय योजना है। अच्छा देखो, पंचवर्षीय योजना है। भारत में सोवियत संघ मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्षीय की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जनक भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, ठीक है। मतलब पंचवर्षीय योजनाओं का जनक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही थी, हेराल्ड डमन मॉडल पर आधारित। और लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास दर लक्षित था इसमें 2.1% प्राप्त हुआ 3.6%। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसे लक्ष्य था उद्योगों का विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। विकास दर था लक्ष्य दिशा 4.5% और प्राप्त हुआ 4.27%। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक जॉन शेंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल की डिमांड स्टेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र व एल.एस. मानी मॉडल योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. कौटिल्य द्वारा प्रारूप तैयार, ठीक हो गया। लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर हुई थी। इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान। जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 को 79-80 में अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाया गया, ठीक है। अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुलनाथ मंडल थे। भारत में लागू डीटी लकड़वाला ने की थी, ठीक हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन व संवृद्धि उन्मुख मॉडल, ठीक है, ठीक हो गया। और सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारा था आगत निर्गत मॉडल। यह दीर्घकालीन विकास एवं उदारीकरण मॉडल है, ठीक है। इसे लक्ष्य था आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय करना, ठीक हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना मॉडल थी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका मानव संसाधनों का विकास करना इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। अगला है हमारा नवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल और इसमें लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना मॉडल था व्यापक आगत निर्गत मॉडल, ठीक हो गया। और इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना, ठीक हो गया। याद रखना, आगत निर्गत मॉडल नवीं पंचवर्षीय योजना और व्यापक आगत निर्गत बोले तो नवीं और व्यापक आगत निर्गत बोले तो 10वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र व सामाजिक समावेशी निवास, ठीक हो गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, ठीक हो गया। लक्ष्य था तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास, ठीक हो गया। 9वीं मैंने बताया आगत निर्गत मॉडल, 10वीं बताया व्यापक आगत निर्गत मॉडल 11वीं बताया तीव्र समावेशी निवास, 12वां बताया हमने तीव्र सतत व अधिक समावेशी निवास, ठीक हो गया। नीति आयोग जो है हमारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था को लाने की घोषणा हुई। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ठीक हो गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नीति आयोग का स्वरूप अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद
पनगड़िया और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी इसके, और वर्तमान उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी। ठीक हो गया। और वर्तमान सीईओ थे BVR सुब्रमण्यम। थीम थी विकसित भारत 2047, टीम इंडिया की भूमिका। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आयोगों के साथ काम करने का आग्रह किया गया ताकि देश अमृतकाल के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा से आगे बढ़ सके। ठीक है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग पर बल दिया। 2023 मोटे अनाज का वर्ष कहा जाता है। ठीक हो गया। अमृत सरोवर, देखो अमृत सरोवर कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया। और अटल इनोवेशन मिशन AIM, यह मिशन नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों, शैक्षिक संगठनों, अनुसंधानों, संस्थानों और MSME सहित उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता का माहौल बनाना और प्रोत्साहित करना शामिल है। ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी, देखो क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, प्रोफेसर अमतरीश सिंह ने कहा। ठीक हो गया। और नीति आयोग ने दैनिक कैलोरी उपभोग का आधार माना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग हेतु आवश्यक माना है। ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं NSSO द्वारा परिवार उपभोग खर्च तथा प्रतिदिन उपभोग खर्चे के आधार पर प्रकाशित करता करता था उस समय पे। ठीक हो गया। लेकिन 23 मई 2019 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में परिवर्तन कर दिया है। यह कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मौसमी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, कारण क्या होते हैं? बोलते हैं भारत में गरीबी के, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर है, बढ़ती जनसंख्या है, मुद्रास्फीति, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी है कुछ। ठीक है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार भी है। ठीक हो गया। देखो भारत में कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी से लेकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। ठीक हो गया। और रोजगार न मिल पाना गरीबी के मुख्य कारणों में से एक है। ठीक हो गया। अगला क्या है? शहरी ग्रामीण विभाजन इसका एक कारण है। उसके बाद है आय का असमान वितरण। ठीक है। अच्छा, गरीबी के प्रकार, एक तो सापेक्ष गरीबी होती है। इस धारणा के अंतर्गत किसी देश की आय असमानता के स्तर को चिन्हित किया जाता है। और सापेक्ष गरीबी की गणना लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक के माध्यम से की जाती है। ठीक है। लॉरेंज वक्र, इस वक्र को वर्ष 1905 में मैक्सवेल लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया है। लॉरेंज जनसंख्या तथा आय वितरण के मध्य असमान संबंध को प्रस्तुत करती है। ठीक है। अगला है निरपेक्ष गरीबी। इस स्थिति में व्यक्ति के पास बुनियादी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल इत्यादि का अभाव रहता है। ठीक है। निरपेक्ष गरीबी का अनुमान भारत में गरीबी रेखा से लगाया जाता है। वर्ष 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी गणना का आधार निरपेक्ष गरीबी को स्वीकार किया। ठीक है। गरीबी के आकलन हेतु बनाई गई समितियां, रत्त तथा दांडेकर आयोग 1971, VM रत्त दांडेकर तथा नीलकांत रत्त ने न्यूनतम कैलोरी खपत आधारित मापदंड के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जो कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन की थी। इन्होंने वर्ष 1960 की को आधार पर से माना था। ठीक है। वाई की अलग समिति 1977 में आई थी, रिपोर्ट 1979 में। वाई की अलग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन से किया था। DT लखड़ावाला समिति 1989 और रिपोर्ट इसने 1993 में। ठीक है। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2004-5, रिपोर्ट 2009 में। संतोष सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-5 ने गरीबी गणना का आधार MRP मिक्स्ड रिकॉल रेफरेंस पीरियड को माना गया है। ठीक है। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर वर्ष 2011-12 में निर्धन रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27.20 रुपया और प्रतिमाह 816 रुपया, और शहरी क्षेत्रों में 33.3 रुपये प्रतिमाह 1000 रुपये की आय से नीचे वाले वर्गों को गरीब माना जाती है। और श्रीरंगराजन समिति ने 2012 में बनाई थी ये, और रिपोर्ट 2014 में सौंपी थी। 2012 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर समिति के स्थान पर श्रीरंगराजन समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। इस समिति ने पोषण मापन में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन और वसा को भी स्थान दिया। ठीक है। अगला है सक्सेना समिति 2009, फिर उसके बाद हाशिम समिति 2012। ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में सक्सेना समिति की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में BPL जनगणना के संचालन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करना था। ठीक है। उसके बाद हाशिम समिति का गठन केवल शहरी गरीबी की गणना करने के लिए वर्ष 2012 में किया गया। यह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले BPL परिवारों का अध्ययन करेगी। ठीक है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 से 64 वर्ष है। ठीक हो गया। बेरोजगारी दर, बेरोजगारी की संख्या बट्टा श्रम शक्ति गुणा 100, और वर्तमान में NSO के द्वारा बेरोजगारों के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी हो गई। ठीक हो गया। वर्तमान में NSO के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े किए जाते हैं। एक बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी होती है। ठीक हो गया। इसमें ये होता है कि इस बेरोजगारी में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। ठीक हो गया। और मंदी का दौर होता है तो उत्पादन कम होता है, कम लोगों की जरूरत होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक हो गया। अगला है देखो शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी हो गई, प्रछन्न छुपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई। ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी हो गई, हमारी खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी मापने का आधार क्या है? छठी योजना में रोजगार मापन के लिए स्टैंडर्ड वर्ष का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 73 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार मानती थी। भगवती कमेटी 1973 ने बेरोजगारी के माप के लिए 3 धारणाओं की संस्तुति की। सामान्य स्टेट्स या स्थिति US। ठीक हो गया। 273 दिनों का तक कार्य नहीं करता उसे सामान्य स्टेट्स का बेरोजगार कहेंगे। ठीक है। चालू या वर्तमान साप्ताहिक स्टेट CWS। इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता था जो एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी काम पानी में सफल रहता था। तीसरा चालू दैनिक व वर्तमान दैनिक स्टेट CDS। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का काम उपलब्ध हो तो इसे अर्ध दिवस व आधे दिन का रोजगार माना जाता है। 4 घंटे अर्ध दिवस, 5 से 8 घंटे पूर्ण दिवस। ठीक हो गया। जहाँ सामान्य स्टेटस बेरोजगारी दर तथा साप्ताहिक स्टेटस बेरोजगारी व्यक्ति दर है, वहीं चालू दैनिक स्टेटस समय दर प्रदर्शित करती है। ठीक हो गया। ERA पंचवर्षीय योजना में CDS को ही देश में रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लिया था। ठीक है। CDS मतलब चालू दैनिक व वर्तमान दैनिक स्टेटस। ठीक हो गया। NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का गठन 1950 में हुआ था, मुख्यालय कलकत्ता में। 23 मई 2019 को NSSO तथा CSO ने मिलकर NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल
स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया जो बेरोजगारी की गणना करता है। ठीक हो गया। एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के मापन हेतु सामान्य स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति का प्रयोग किया जाता है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी का सबसे व्यापक मापन है। इसमें सभी तरह की बेरोजगारी समाहित है। ठीक हो गया। बेरोजगारी मापन का तरीका फिलिप्स वर्क है। न्यूजीलैंड की प्रमुख अर्थशास्त्री ए डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा वर्ष 1861 से 1957 तक के ब्रिटेन की आनुभाविक आंकड़ों के आधार पर फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन किया गया था। ठीक हो गया। अगला है देखो औद्योगिक नीति 1948। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा स्वीकार की गई, जिसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। ठीक है। औद्योगिक नीति 1956। दूसरी औद्योगिक नीति का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में 30 अप्रैल 1956 को रखा और इसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है। देखो औद्योगिक नीति 1977 की है एक तो। ठीक हो गया। एक 1977 की है औद्योगिक नीति। तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा दिसंबर 1977 में जनता सरकार उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा घोषित की गई। औद्योगिक नीति की निम्नलिखित मुख्य बातें थी। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की नीति पर यह बल। लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के प्रवर्तन तथा विकास पर विशेष बल। औद्योगिक नीति 1980। ठीक है। अगली उसके बाद औद्योगिक नीति 1991। 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसमें मुख्यतः हमारा औद्योगिक लाइसेंसिंग, एकाधिकारता प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। ठीक है। अगला है हमारा औद्योगिक नीति 1991। 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। मुख्यतः मैंने बता दिया है। ठीक है इसका। अच्छा उसके बाद औद्योगिक लाइसेंसिंग की लगभग समाप्ति। 5 मदें ही हैं जिनके लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है 2017 के तहत। ठीक हो गया। और अगला है हमारा औद्योगिक वित्त के स्रोत। एक तो 2 भागों में बांटा गया। एक तो आंतरिक स्रोत, एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में जिसमें लघु उद्योग धंधे में मालिकों द्वारा लगाई पूंजी बड़ी कंपनियों में शुरू करते समय प्राथमिक अंश के रूप में पूंजी तथा कंपनियों द्वारा पिछले वर्षों के लाभ से एकत्र संचित कोष आदि। ठीक हो गया। बाह्य स्रोत इसमें व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग मध्यस्थ जैसे विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एसएफसी, एलआईसी आदि आते हैं। ठीक हो गया। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईएफएससी। ठीक है। आईएफएससी पहला विकास बैंक है जो भारत में वर्ष 1948 में स्थापित हुआ था। बाद में 1 जुलाई 1933 को इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई। आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में हुई। ठीक हो गया। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई, परंतु इसी फरवरी 1976 में इसे ये स्वायत्ता पूर्ण संस्थान बना दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक हो गया। आईसीआईसीआई 1955 हो गया, याद रख लो बस हो गया। ठीक है। भारतीय उद्योग लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, सिडबी जिसे सिडबी भी कहते हैं, 2 अप्रैल 1990 को आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और स्थित है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज मित्तल है। ठीक हो गया। आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जनवरी 1982, अधिनियम 1981 का है, मुख्यालय मुंबई हो गया इसका। ठीक हो गया। ये हो गया। अगला है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड देखो, नाबार्ड का पूरा नाम हमारे पास क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इस बैंक को कृषि पुनर्वर्तित तथा विकास निगम एवं रिजर्व बैंक के ग्रामीण शाख से संबंधित 2 विभागों को मिलाकर स्थापित किया गया है। ठीक हो गया। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 एक्ट 1981 के तहत और मुख्यालय मुंबई। ठीक है। पूंजी 2 प्रकार की है। ठीक है। प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये थी और वर्तमान पूंजी 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ करने का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक हो गया। वर्तमान में नाबार्ड का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ग्रामीण शाख के क्षेत्र में नाबार्ड सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरकर हमारे समक्ष आया है। ठीक है। नाबार्ड के कार्य देखो, हमारा कृषि ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है ये हमारा। ठीक हो गया। और हमारा व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन या मध्यकालीन ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराता है। ठीक हो गया। और अगस्त 1998 में किसानों को अल्पकालीन शाख प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अभिनव स्कीम की शुरुआत की गई जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड रहा गया। ठीक है। केसीसी को एक एटीएम कार्ड की पहचान दी गई। ठीक हो गया। और अब है अगला हमारा, अच्छा, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति शब्द मुद्रा, स्टॉक, मुद्रा का परिणाम आदि शब्दों का पर्याय है। ठीक हो गया। और मुद्रा आपूर्ति के मापने के उपकरण M0 हमारा जो हो गया हार्ड पावर मनी बोलते हैं इसको, आरक्षित मुद्रा, जनता के पास धन, आरबीआई के पास जमा धन। ठीक है। M1 लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं संकीर्ण मुद्रा। ठीक है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट। M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा, मांग एवं सावधि जमाएं। M3 को व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है, परंतु इस मुद्रा में डाकघर की किसी भी प्रकार की जमा सम्मिलित नहीं होती है। मौद्रिक अर्थशास्त्री M3 को ही मुद्रा का प्रतीक मानते हैं। ठीक है। M1 M4 की और बढ़ने पर तरलता कम होती जाती है और इस प्रकार M1 सबसे अधिक तरल तथा M4 सबसे कम तरल मुद्रा होती है। ठीक हो गया। अगला है देखो, 1935 में आरबीआई द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1996 में महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट का निर्गमन हुआ। 1 रुपये का नोट जारी वित्त मंत्रालय करता है, जिसमें हस्ताक्षर वित्त सचिव भी होते हैं। ठीक हो गया। और अन्य सभी नोट में आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ठीक हो गया। हस्ताक्षर और अन्य सभी नोट निर्गमन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। हस्ताक्षर भी आरबीआई गवर्नर के होते हैं। नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास में एक, मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में है, नासिक महाराष्ट्र में, शालमुनी पश्चिम बंगाल में। ठीक हो गया। टक्साल मिंट की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तेलंगाना हैदराबाद में और नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक हो गया। वैसे होशंगाबाद मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट छापने व स्टाम्प सिद्धू कागज तैयार किया जाता है। होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम। ठीक है। नोट छापने की शाही का कारखाना देवास में स्थित है। ठीक हो गया। अच्छा, जो रुपये का चिन्ह है उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था। ठीक हो गया। और प्रतीक चिन्ह स्वीकार करने वाली विश्व की 5वीं मुद्रा थी हमारी, डॉलर, येन, यूरो, पाउंड की बात। ठीक है। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने
500 हज़ार रुपये की नोटों को क्या कहते हैं मुद्रीकरण की घोषणा कर दी। ठीक हो गया। इस मुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था। ठीक हो गया। और अतीत में 2 बार 1946 में 1978 में भी मुद्रीकरण हुआ है। ठीक है। अच्छा, 10 रुपये की नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर है, 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 की नोट पर हम्पी, 100 की नोट पर रानी की राव, 200 की नोट पर सांची का स्तूप, 500 की नोट पर लाल किला, 2000 की नोट पर मंगलयान। अच्छा देखो, एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत का सिद्धांत दिया था। पारस्परिक मांग का सिद्धांत प्रोफेसर JS मिल ने, प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने, और अवसर लागत का सिद्धांत हेबरलर ने, सामान्य संतुलन का सिद्धांत हेक्सचर ओहलिन ने, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, भुगतान संतुलन देखो, एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों और भुगतान का वितरण होता है। ठीक है। किसी देश में प्रायः 3 प्रकार की मदों में दूसरे देशों से व्यवहार किया जाता है, वह निम्नलिखित जैसे दृश्य मदें हो गई। ठीक है। इसमें समस्त प्रकार की भौतिक मदें हैं जिनका आयात निर्यात किया जा सकता है तथा जिन्हें देख सकते हैं। ठीक है। अदृश्य मदें, इसमें उन समस्त सेवाओं का व्यापार किया जाता है जिनका आयात निर्यात दृश्य नहीं होता है, अर्थात ऐसी मदें जो दिखाई नहीं देती। पूंजी अंतरण, इसमें वे मदें शामिल होती हैं जिनका संबंध पूर्व के लेन देन से होता है। भुगतान संतुलन में चालू खाते और पूंजीगत खाते दोनों की समस्त मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है। भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता या घाटे की स्थिति है। भारत में केवल वित्त वर्ष 1972, 73 तथा 76, 77 में भुगतान संतुलन अनुकूल रहा था। अच्छा, भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, नरसिम्हन समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार, जानकीरमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, भूरीलाल समिति, मोटर वाहनों करों में वृद्धि, दांतेवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान। ठीक है। और गोईपुरिया समिति, बैंक सेवा सुधार, रेखी समिति, बेरोजगारों के अनुमान, खुजरू समिति, कृषि सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता, राजा चलिया समिति, कर सुधार, महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय, रंगराजन समिति हमारा गरीबी हो गया, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी, BS व्यास समिति के कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, महाजन समिति चीनी उद्योग, अवीद हुसैन समिति लघु उद्योग, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। अच्छा देखो, मूल्य सूचकांक, सबसे पहले तो ये जानो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली बहुआयामी उपायों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। मौद्रिक उपाय, वित्तीय उपाय और प्रशासनिक उपाय। ठीक हो गया। अच्छा, RBI और मौद्रिक समिति द्वारा मौद्रिक उपाय होता है, वित्तीय उपाय वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उपायों के माध्यम से, और प्रशासनिक उपाय प्रशासन या कार्यपालिका द्वारा कानूनों को लागू कराकर। ठीक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी उपायों के ये 3 वर्ग होते हैं। ठीक है। मौद्रिक, वित्तीय, प्रशासनिक। अच्छा, मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है? मूल्य सूचकांक, सबसे पहले ये जानो इसका प्रयोग एक निश्चित मदों के समूह की बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तन की माप के लिए किया जाता है। ठीक है। इसमें मदों की संख्या निर्धारित होती है और इसका एक निश्चित सारांश भी होता है। मूल्य सूचकांक के प्रकार: थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक कीमत सूचकांक। ठीक हो गया। अच्छा, थोक मूल्य सूचकांक, देखो थोक मूल्य सूचकांक जो है यह थोक बाजार की कीमत सूचनाओं पर आधारित है। ठीक हो गया। और ये पॉइंट याद रखो कि पूर्व में मुद्रास्फीति की आधारिक माप के लिए WPI का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में नहीं। ठीक है। भारत में 10 जनवरी 1942 को सर्वप्रथम WPI सूची का प्रकाशन किया था, लेकिन 19 अगस्त 1939 को समाप्त हुए सप्ताह की कीमत सूचनाओं पर यह सूचकांक आधारित था। ठीक हो गया। और जनवरी 2012 से सरकार ने साप्ताहिक माप के स्थान पर मासिक माप प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक की संरचना 12 मई 2017 से प्रभावी था और आधार वर्ष 2004-5 को बदल करके वर्ष 2011 कर दिया था। लेकिन अभी जो है हमारा थोक मूल्य सूचकांक का जो अभी जो हमारा आधार वर्ष है वो हमारा अब हो गया है 22-23। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष हो गया है वो हो गया हमारा कितना, 22-23 हो गया है। ठीक हो गया। 22-23 हो गया है। और WPI के आधार वर्ष को परिवर्तित करने के लिए गठित समिति के जो अध्यक्ष थे वो रमेश चंद थे। रमेश चंद थे उस समय, कब, जिस वक्त 11 बार किया, लेकिन वर्तमान में जब 22-23 आधार वर्ष किया गया। अच्छा, अब है हमारा मुद्रास्फीति। देखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले बहुआयामी उपायों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: मौद्रिक उपाय, वित्तीय उपाय, प्रशासनिक उपाय। ठीक है। मौद्रिक उपाय RBI और मौद्रिक समिति द्वारा, और वित्तीय उपाय वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय उपाय के माध्यम से। ठीक है। प्रशासनिक उपाय प्रशासन या कार्यपालिका द्वारा कानूनों के को लागू कराकर। ठीक हो गया। मूल्य सूचकांक, देखो इसका प्रयोग एक निश्चित मदों के समूह की बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तन की माप के लिए किया जाता है और इसमें मदों की संख्या निर्धारित होती है और सबका एक निश्चित सारांश होता है। ठीक है। मूल्य सूचकांक के प्रकार: थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक कीमत सूचकांक। ठीक है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक। देखो यह थोक बाजार की कीमत सूचनाओं पर आधारित है। ठीक हो गया। और देखो, भारत में 10 जनवरी 1942 को सर्वप्रथम WPI सूची का प्रकाशन किया गया था। 19 अगस्त 1939 को समाप्त हुए सप्ताह की कीमत सूचनाओं पर ही सूचकांक आधारित था उस समय। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, 12 मई 2017 से प्रभावी आधार वर्ष 2004-5 को बदल करके 2011 कर दिया गया, लेकिन अभी वर्तमान में 2026 में ये कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, WPI के अंतर्गत सम्मिलित मदों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। याद रखना, WPI के अंतर्गत सम्मिलित मदों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक हो गया। देखो, पहला वर्ग तो हो गया हमारा, देखो प्राथमिक। ठीक है। दूसरा वर्ग हो गया ईंधन एवं ऊर्जा। ठीक है, या ईंधन एवं शक्ति। और तीसरा हो गया हमारा विनिर्माण उत्पाद। ठीक हो गया। और ये समूह देख लो। अच्छा, प्राथमिक जीन्स मतलब प्राथमिक में पहले 117 थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले का है। ठीक है। वर्तमान में 129 हो गई है ये। ठीक है, 129 हो गई है। ईंधन एवं ऊर्जा में पहले 16 थे, वर्तमान में 25 हो गए हैं। विनिर्माण में पहले 564 थे, वर्तमान में हो गई है 803। ठीक है। इसका मतलब है कि पहले जो हमारे पास WPI की मदें थी वो टोटल 697 थी और वर्तमान में अभी कितनी हो गई है, 957 हो गई है। ठीक है। पहले 697 थी, अब 957 हो गई है। याद रखना, वर्तमान में 129 हो गई है प्राथमिक की, पहले 117 थी, अब 129 हो गई है। इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है,
आप देखो बार मतलब प्राथमिक इंच में बार की बढ़ोतरी हुई है और ईंधन ये ऊर्जा में 9 की बढ़ोतरी हुई है और विनिर्माण उत्पाद में हमारी ये 564 से अब कितनी हुई है, ये 803 हो गई है, कुल 957 हो गई है ये, ठीक हो गया। अब देखेंगे हम जैसे डब्ल्यूपीआई की संरचना में प्रत्यक्ष वर्गों को शामिल नहीं किया जाता है, ये एक अच्छा पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्रमुख बदलाव में जैसे ये है कि सौर ऊर्जा इसमें शामिल कर ली गई है, इसमें मतलब क्या कहते हैं एनर्जी, मतलब क्या कहते हैं सौर ऊर्जा शामिल कर ली गई है, पवन ऊर्जा इसमें शामिल कर ली गई है कुछ खास, जैसे परमाणु बिजली इसमें शामिल कर ली गई है, ठीक हो गया। अच्छा, कच्चा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को ईंधन एवं शक्ति समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है, ईंधन एवं शक्ति समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है कच्चा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं वस्तुओं के भार, जो वस्तुओं के जो भार होते हैं ना, भार को 2022-23 की अर्थव्यवस्था के अनुसार संशोधित किया गया है, ठीक हो गया। तो देखो अब जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, और मतलब जो थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या हो गया, 2022-23 हो गया है, ठीक हो गया। और वर्तमान में जो कितनी मदें हैं, 957 मदें हैं, ठीक हो गया। प्राथमिक में मैंने बता दिया 129, और ईंधन और ऊर्जा में 25 हो गई, और विनिर्माण उत्पाद में 803 हो गई, ठीक है। और क्या है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत संबंधित मदों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक हो गया। इसके आंकड़े जो ये हैं ये चेंज हो गए हैं, ठीक हो गया। ये थोक मूल्य सूचकांक की संरचना है। अच्छा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक फुटकर बाजार से संबंधित कीमत सूचनाओं पर आधारित होता है, ठीक है। यह सूचकांक उपभोक्ता दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सीपीआई को उपभोक्ता का जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर सीपीआई को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप बनाया गया था, किसकी सिफारिश पर, उर्जित पटेल की सिफारिश पर, ठीक हो गया। और वर्तमान में सीपीआई का आधार वर्ष 2012 जिसे 2015 में अपनाया गया था, लेकिन अब ये वर्तमान हटा देंगे हम, ठीक है। अब कितना हो गया हमारा इसका, अब अगर आपसे पूछा जाएगा सीपीआई का कितना हो गया है, तो ये अब हो गया हमारा 2024, ठीक है। इसका भी हो गया कितना, 2024 हो गया, ठीक हो गया। 2024 याद रखना, इसका कितना हो गया है, 2024 हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 हो गया, डब्ल्यूपीआई का 2022-23 हो गया, ठीक हो गया। और अगला पॉइंट है, जैसे देखो क्या कहते हैं जो सीपीआई कंबाइंड है, ठीक हो गया, मिश्रित संयुक्त है जो सीपीआई कंबाइंड है, इसके अंतर्गत 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है इसको, ठीक हो गया। सीपीआई कंबाइंड को कितने वर्गों में, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है इसमें, ठीक हो गया। ठीक है, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। खाद्य पेय पदार्थ, पान, तंबाकू, कपड़े, जूते, चप्पल, आवास और ईंधन और अन्य। अगर आपसे पूछेगा ना सीपीआई कंबाइंड कितने वर्गों में वर्गीकृत है, तो 6 में हो गया, ठीक है। खाद्य पेय, पान, तंबाकू, कपड़े, जूते, चप्पल, आवास, ईंधन और अन्य, ठीक है। सर्वाधिक भारांश खाद्य एवं पेय पदार्थों का होता है, ठीक है। सीपीआई की गणना एनएचओ द्वारा की जाती है। सीपीआई का आधार वर्ष ये हट करके अब कितना हो गया, 2024 हो गया है। सीपीआई की गणना मासिक आधार पर की जाती है और कीमत बाजार माइनस बाजार कीमत हो गया, ठीक हो गया। और सीपीआई का माप जो है पूर्व में सीएसओ, जो कि वर्तमान में एनएसओ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके द्वारा की जाती है, पहले तो इसके द्वारा की जाती थी, ठीक हो गया। अगला है हमारा उत्पादन कीमत सूचकांक। मैंने बताया था ना आपको कि मूल्य सूचकांक के प्रकार कितने होते हैं, मतलब जो मूल्य सूचकांक होता है वो कितने प्रकारों से मतलब क्या कहते हैं हम माप सकते हैं। एक तो थोक मूल्य सूचकांक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया 957 मदें होंगी, ठीक है। एक मैंने आपको ये बता दिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक हो गया। तीसरा बता रहा हूँ मैं आपको उत्पादक कीमत सूचकांक, ठीक है, उत्पादक कीमत सूचकांक। अच्छा, उत्पादक कीमत सूचकांक अगर शॉर्ट भाषा में समझूँ तो बताऊँ तो मैं, आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई या सस्ती, या खुदरा रिटेल स्तर की महंगाई मापता है, ठीक हो गया। अच्छा देखो, इसमें वस्तुओं में सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक हो गया। और देखो पीपीआई के लिए केवल आधारभूत मूल्यों को आधार बनाया जाता है, ठीक हो गया। परिवहन कर को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, याद रखना, ठीक है। और बीएन गोलदार समिति का संबंध उत्पादन कीमत सूचकांक की प्रणाली को विकसित करने से है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक हो गया। और देखो मूल्य सूचकांक याद रखना, ठीक है। इसका प्रयोग एक निश्चित मदों के समूह की बाजार कीमतों में होने वाले परिवर्तन की माप के लिए किया जाता है। इसमें मदों की संख्या निर्धारित होती है और सबका एक निश्चित भारांश होता है। मूल्य सूचकांक के प्रकार बता दिए मैंने, 3 प्रकार, इनकी संरचना भी बता दी है मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखो, बीएसई की स्थापना 1875 में हुई, जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। इस एक्सचेंज की स्थापना 1875 मदन नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। 2017 में बीएसई भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, ठीक हो गया। अगला देखो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, ठीक हो गया, ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक हो गया। और एनएसई को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। इसे अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई, ठीक हो गया। अगला है देखो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक हो गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक हो गया। भारतीय शेयर धारकों को नियंत्रित एवं विनियमित करने तथा एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक हो गया। सेबी के प्रमोटर देखो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई हो गए, ठीक हो गया। इनकी संरचना वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तुहिन पांडे, ठीक हो गया। सेबी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, पूंजी बाजार पर नियंत्रण व नियमन करना, निवेशकों को प्रोत्साहन देना, शेयर धारकों का पंजीकरण करना, जैसे कंपनी को पूंजी बाजार में वित्त उगाही हेतु शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान करना, ये इसके प्रमुख कारण होते हैं, ठीक हो गया, मतलब प्रमुख कार्य होते हैं इसके, ठीक हो गया। और अगला देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक हो गया। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना आरजी श्रेया समिति 1972 की सिफारिश पर की गई थी तथा बाद में एम नरसिम्हम समिति 1975 की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी, ठीक है। इन बैंकों को 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की, 35% हिस्सेदारी व्यापारिक बैंक की और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, ठीक है। 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ठीक हो गया, ये याद रखना। और गोवा सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में विजय केलकर समिति की सिफारिशों के कारण वर्ष 1987 के बाद कोई भी नया बैंक स्थापित नहीं हुआ, ठीक है। इन बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रारंभ हुई। सभी किसानों के लिए एक वर्ष में 2,000 करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, ठीक हो गया। और श्री गंगानगर राजस्थान से स्वस्थ धरा खेत हरा टैगलाइन थी। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015। सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच। स्टैंड अप इंडिया 2016। SC ST की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। PM मुद्रा योजना हमें बताया 8 अप्रैल 2015। 3 तरह की लोन, शिशु किशोर और तरुण, ठीक हो गया। शिशु को 50,000, किशोर को 50,000 से 5 लाख, तरुण को 5 लाख से 20 लाख। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। टीकाकरण। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार की सहायता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। स्ट्रीट वेंडर से या रेहड़ी पटरी पर रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। पानीपत हरियाणा। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। बलिया उत्तर प्रदेश। फ्री LPG गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। वित्तीय समावेशन हेतु जीरो बैलेंस अकाउंट को खोले गए हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2024। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है।